सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान वीणा चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक यण संधि। मित्रों, अगर आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में आप यण संधि से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सही कर लेंगे, हल कर लेंगे। आइए मित्रों, हम चलते हैं वीडियो पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यण संधि और इसका सूत्र है इको एणचि। सूत्र का नाम है इको एणचि और यहाँ पर मैंने सूत्र को स्पष्ट किया है। सूत्रार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ यानी दोनों प्रकार के वर्णों की बात हो रही है, चाहे वो ह्रस्व वर्ण हो अथवा दीर्घ वर्ण हो, यानी ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद असमान स्वर वर्ण आए तो ह्रस्व या दीर्घ ई के स्थान पर या उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र एवं लृ के स्थान पर ला हो जाता है। मित्रों, आपको यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है कि यण संधि में किस तरह से परिवर्तन होता है और किस में परिवर्तन होता है, क्यों परिवर्तन होता है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि प्रथम शब्द के अंत में इक होगा। इक का मतलब इक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और लृ। और ये इन चारों वर्णों के ह्रस्व का ही नहीं, दीर्घ वर्णों का भी बोध होता है। अर्थात इन चारों वर्णों के दीर्घ भी इसमें गिने जाएंगे, जैसे ई, उ, री, री। लेकिन जो लृ वर्ण होता है उसका केवल और केवल ह्रस्व होता है, लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे तो और ही स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद अगर असमान स्वर वर्ण आता है तो ई अथवा ई के स्थान पर या हो जाता है। इसी तरह से उ अथवा उ के बाद अगर असमान स्वर वर्ण आता है तो उ अथवा उ का व हो जाता है। री और री के बाद असमान स्वर वर्ण आने पर व रा हो जाता है। लृ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर वर्ण आए तो लृ का ला हो जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। मित्रों, तब तक हम आपको ये बता दें कि इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण अगर आता है तो क्रमशः ई और ई के स्थान पर या उ और उ के स्थान पर व, री और री के स्थान पर रा और लृ के स्थान पर ला हो जाता है। इसको मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। अब हम उदाहरण देखेंगे और उससे एकदम स्पष्ट हो जाएगी यण संधि। मित्रों, हम पहला उदाहरण चलते हैं। कौन सा उदाहरण है? पहला उदाहरण देखते हैं, इति धन आदि। यहाँ पर हम मित्रों जो इति के ता में जो ई है उसको हम अलग कर देते हैं और आदि को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इत्यादि, इति धन आदि। अब मित्रों, आप देख रहे होंगे इति के ता में जो ह्रस्व ई था और उसके बाद जो है आदि शब्द के आदि में दीर्घ आ था, जो कि ई से क्या था, असमान कोई स्वर है। ये दीर्घ क्या है, असमान स्वर आ रहा है, इसलिए ई का क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई के बाद असमान स्वर आने पर या हो जाता है। तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, धन आदि। अब मित्रों, इनको मिलाएंगे
तो जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा क्या, इत्यादि। ये आपका सिद्ध हो गया। दूसरा उदाहरण मित्रों देखते हैं, अभिधन उदया। दूसरा उदाहरण क्या है, अभिधन उदया। यहाँ पर अभि के भा में जो ह्रस्व ई है उसको हम अलग कर देते हैं और उदया को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब आप देख रहे होंगे ई के बाद क्या है, असमान स्वर उ है, इसलिए ई के स्थान पर या हो जाएगा। ई के स्थान पर या हो गया और इसको ज्यों का त्यों हमने ऐसे लिख दिया और उदया को भी मैंने ऐसे प्लस लगाने के बाद लिख दिया। अब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अभ्युदय। क्या बन जाएगा, अभ्युदय। ये सिद्ध हो गया मित्रों। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं, कौन सा है, मधुधन अरि। क्या है, हम इसको मिटा देते हैं। अगला उदाहरण क्या है, मधुधन अरि। क्या है, मधुधन अरि। अब आप यहाँ पर ऐसे करेंगे, मधु के धा में जो ह्रस्व उ है उसको अलग कर लेंगे और अरिह का अरिह ही रहने देंगे, यानी जो का त्यों लिख देंगे। अब चूंकि ह्रस्व उ के बाद असमान स्वरवर्ण आ रहा है, इसलिए उ की जगह पे क्या हो जाएगा मित्रों, वाह हो जाएगा हलंत लगते हुए, और बाकी को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब इनको आपस में हम जब मिलाएंगे तो जो शब्द निष्पन्न होगा, जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा मध्वरी। क्या बन जाएगा, मध्वरी। ये आपका सिद्ध हो गया। अगला उदाहरण चलते हैं मित्रों, सुधन आगतम। अगला क्या है, सुधन आगतम। सुधन आगतम। यहाँ पर जो सु में उ लगा हुआ है उसको हम पहले अलग कर देते हैं, तो शायद इस तरह से लिख दिया जाएगा, हलंत लगाते हुए। उ को हमने ऐसे अलग लिख दिया, धन आगतम ऐसे लिख देंगे। अब आप देख रहे होंगे उ के बाद असमान स्वरवर्ण दीर्घ आ रहा है, तो उ की जगह पर वा हो जाएगा और स को हलंत लगाते हुए लिख देंगे और प्लस लगाने के बाद आगतम को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इनको आपस में मिलाएंगे तो बन जाएगा स्वागतम। क्या बन जाएगा, स्वागतम। ये सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस तरह से अगला उदाहरण चलते हैं। अगला उदाहरण है पितृधन आदेश। अगला उदाहरण क्या है, पितृधन आदेश। पितृधन आदेश। यहाँ पर हम री को जो है अलग कर देते हैं, तो ताकि नीचे हलंत हो जाएगा। री को जो अलग करते हुए लिख दिया मैंने, और फिर आदेश को ऐसे लिख दिया जैसे था। अब चूंकि री के बाद, यहाँ आप देख रहे हैं री के बाद असमान स्वरवर्ण क्या आ रहा है, दीर्घ आ, तो री की जगह पे क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। और बाकी ऐसे लिख देंगे ताकि नीचे हलंत लगाते हुए, और धन लगाने के बाद आदेशा को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इनको आपस में मिलाएंगे तो जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, पित्रादेश। क्या बनेगा, पित्रादेश। अगला उदाहरण हम देखते हैं मित्रों। अगला उदाहरण देख लीजिए, पितृधन आज्ञा। पितृधन आज्ञा। अब यहां पर हम पितृ के री को अलग कर देते हैं और ऐसे लिख देते हैं, धन आज्ञा ऐसे लिख देते हैं। अब मित्रों चूंकि री के बाद दीर्घ आ है तो री की जगह पर रा हो जाएगा, और बाकी को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे धन लगाते हुए। अब मित्रों इनको आपस में जोड़ेंगे तो पित
जो ता है और इस तरह से हो जाएगा पित्राज्ञा। क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। जब इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। अगला उदाहरण हम लृ वाला चलते हैं मित्रों। लृ धन आकृति है। लृ धन आकृति है। चूंकि लृ के बाद दीर्घ आ है, यानी लृ के बाद दीर्घ आ का मतलब क्या हुआ? असमान स्वर है। इसलिए लृ की जगह पर सीधे क्या हो जाएगा मित्रों? ला हो जाएगा। धन आकृति है। इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? लाकृति है। इस तरह से यण संधि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण थे उन सारे उदाहरणों को मैंने एक ही वीडियो में समेट दिया है। एक ही वीडियो में उदाहरणों को मैंने सिद्ध कर दिया है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन यण संधि से संबंधित गलत नहीं करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।